हेलो दोस्तों, जिस तरह आपको पता है कि हम लोग यूपी ट्रिपल एससी का कंप्यूटर का पीवाईक्यू का क्वेश्चन कर रहे थे। आज हम लोग इसका पार्ट 2 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख। जिस तरह आपको पता है कि हम लोगों ने कंप्यूटर में सूचना और तकनीकी पढ़ लिया है, इंटरनेट पढ़ लिया है, हार्डवेयर पढ़ लिया, ये 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग सॉफ्टवेयर से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सॉफ्टवेयर से। सॉफ्टवेयर, सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न में से क्या बायोस की भूमिका का वर्णन करता है? बायोस की भूमिका का वर्णन कौन करता है? यह एक प्रोग्राम है जो रोम में निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है। बायोस का पूर्ण रूप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। यह एक प्रोग्राम है जो रोम से तब निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू किया जाता है। अगला क्वेश्चन, डैश एक प्रकार का लघु प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उस समय नियंत्रित करता है जब उसे ऑन होता है और तब तक रहता है तब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसे नियंत्रण में ना ले ले, तो वो बायोस है। बायोस एक प्रकार का लघु प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उस समय तक नियंत्रित करता है जब उसे ऑन किया जाता है और तब तक रहता है जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसे नियंत्रण में ना ले ले। बायोस एक बेसिक इनपुट आउटपुट का संक्षिप्त नाम है। इसका प्रयोग बूट प्रक्रिया के समय हार्डवेयर प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। बायोस एक प्रकार का लघु प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उस समय नियंत्रित करता है जब उसे ऑन होता है और तब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अपने नियंत्रण में ना ले ले। अगला क्वेश्चन, कौन सा लाइसेंस उपयोगकर्ताओं को सॉफ्टवेयर को संशोधित करने की अनुमति देता है और उसी लाइसेंस के तहत संशोधन को साझा करने की भी आवश्यकता होती है? क्यों, कौन सा है? उसे कहते हैं कॉपीलेट लाइसेंस। कॉपीलेफ्ट लाइसेंस उपयोगकर्ताओं को किसी कार्य के मुफ्त वितरण, संशोधन करने की अनुमति प्रदान करता है एवं उसी लाइसेंस के तहत संशोधनों को साझा करने की आवश्यकता होती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सॉफ्टवेयर उपयोग, संसाधन और वितरण के लिए खुला, स्वतंत्र रूप से उपलब्ध रहे। सॉफ्टवेयर लाइसेंस के बारे में कौन सा कथन गलत है? सॉफ्टवेयर लाइसेंस के बारे में सही क्या क्या है वो जानते हैं। जनरल पब्लिक लाइसेंस जीपीएल उपयोगकर्ताओं को सॉफ्टवेयर को स्वतंत्र रूप से संशोधित करने और पुनः वितरित करने की अनुमति देता है। अब अपाचे लाइसेंस उपयोगकर्ताओं को संशोधित सोर्स कोड साझा करने के लिए बाध्य किए बिना वाणिज्यिक उपयोग और संशोधन की अनुमति देता है। प्रोप्राइटरी लाइसेंस उपयोगकर्ताओं को सॉफ्टवेयर को पुनः वितरण और संशोधन को प्रतिबंधित करता है। MIT लाइसेंस के तहत संसाधनों को सार्वजनिक रूप से साझा करने की आवश्यकता नहीं होती है। MIT लाइसेंस में साझा नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर लाइसेंस एक कानूनी समझौता है जो उपयोगकर्ताओं और सॉफ्टवेयर निर्माता के बीच होता है। लाइसेंस के आधार पर सॉफ्टवेयर को व्यावसायिक उपयोग, प्रतिलिपि, वितरण संभव है यानी यह तय होता है। यह सॉफ्टवेयर को दूसरों के साथ साझा करने की अनुमति देता है यानी यह बताया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, ये गलत है। टास्क बार के प्रत्येक आइकन केवल एक निम्नलिखित मिनिमाइड अनुप्रयोगों को निरूपण करते हैं। इसका हम लोग ना ये पढ़ते हैं, डिक्लेरेशन और से समझ में आएगा, वो कन्फ्यूज ज़्यादा हो जाएंगे। टास्क बार पर आइकन एक से ज़्यादा ओपन उपयोगकर्ताओं को दिखते हैं। निम्नलिखित या समान और सही कार्य, यही कारण है कि आपके बीच स्विच कर सकते हैं। क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ना होगा। हाँ, विंडोज टास्क बार उपयोगकर्ताओं को खुले अनुप्रयोगों के बीच, माने एप्लीकेशन, विंडोज टास्क बार उपयोगकर्ताओं को खुले एप्लीकेशन के बीच शीघ्रता से स्विच करने की अनुमति देता है? तो नहीं देता है। शीघ्रता से स्विच करने की अनुमति देता है, माने जो होता है वो देता है। पर टास्क बार का प्रत्येक आइकन केवल एक मिनिमाइज्ड अनुप्रयोग का निरूपण करता नहीं, ये भी बात गलत है। तो क्वेश्चन ना तो हार्ड है। क्या है? AGTA का क्वेश्चन है, पर ध्यान देना होगा क्योंकि टास्क बार पर आइकन एक से ज़्यादा ओपन अनुप्रयोगों एप्लीकेशनों को दिखाता है, निम्नलिखित और समान, और यही कारण है कि आप उनके बीच स्विच कर सकते हैं। इसलिए कारण गलत है लेकिन कथन सही है। टास्क बार स्विचिंग में मदद करता है। विंडोज टास्क बार का मुख्य उद्देश्य, यह सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से देखिए, विंडोज टास्क बार का मुख्य उद्देश्य यूज़र वर्तमान में चल रहे विभिन्न प्रोग्रामों और ऐप्स के बीच आसानी से नेविगेट कर सकते हैं। टास्क बार पर मौजूद आइकन पे क्लिक करके एक ऐप से दूसरे ऐप में तुरंत स्विच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
डिक्रिप्शन यूटिलिटी का उद्देश्य क्या है? कौन सा? डिक्रिप्शन यूटिलिटी का उद्देश्य क्या है? डिक्रिप्शन यूटिलिटी का उद्देश्य क्या है? तो संपीड़ित फाइलों की सामग्री को पुनः स्थापित करना, टू रिस्टोर द कंटिन्यू ऑफ द कंप्राइज्ड फाइल। डिक्रिप्शन यूटिलिटी का उद्देश्य संपीड़ित फाइलों की कंटेंट को रिस्टोर करना है। जिम्प .rar आदि फाइलें को खोलना है। कंप्लायर क्या होता है? तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम कंप्लायर है, सॉफ्टवेयर का भाग होता है कंप्लायर। हाई लेवल मशीन लैंग्वेज बदलने का प्रोग्राम, ये हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज बदलने का प्रोग्राम कंप्लायर करता है। एक उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है या पूरे प्रोग्राम को एक ही बार अनुवादित करता है तथा प्रोग्राम की सभी गलतियों को उसके लाइन क्रम के साथ सूचित करता है। प्रत्येक भाषा के लिए कंप्लायर सेट सॉफ्टवेयर अलग अलग होता है। फिर अगला आता है आपका सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को डैश में बदलना है। तो सूचना में सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किसमें बदलना है? तो सूचना में बदलना है। सॉफ्टवेयर का मुख्य काम डेटा, कच्चा तथा रॉ डाटा को सूचना में बदलना है। डेटा लेता है, सॉफ्टवेयर में डालते हैं और सूचना बन जाता है। अब आइए निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो MS एक्सेल है, ओरेकल है, फॉक्स प्रो है। पर MS वर्ड डेटा के लिए थोड़ा ना आता है, इसको तो वर्ड के लिए यूज़ करते हैं ना MS वर्ड को हम लोग। पर डेटा के लिए MS एक्सेल यूज़ करते हैं, ओरेकल यूज़ करते हैं, फॉक्स प्रो करते हैं। MS वर्ड कंप्यूटर में डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। यह ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग यह एक ग्राफिकल वर्ड प्रोग्राम है, प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसमें उपयोगकर्ताओं को टाइप कर सकते हैं। जबकि MS एक्सेल, फॉक्स प्रो, ओरेकल तीनों एक ही कंप्यूटर के डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन अपोलो सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? लिनक्स आपका ओपन सोर्स है, मोजिला फायरबॉक्स भी ओपन सोर्स है, एंड्रॉयड हम लोग जो यूज़ करते हैं ना गूगल का एंड्रॉयड, वो भी ओपन सोर्स है। पर जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो ओपन सोर्स नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसमें सोर्स कोड सभी के लिए ओपन हो, जिसमें कोई भी सोर्स कोड को एडिट, संशोधित कर सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है लिनक्स, मोजिला और फायरबॉक्स। पर माइक्रोसॉफ्ट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो विजुअल बेसिक एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को विकसित करने के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। विजुअल बेसिक टाइप C++ की सहायता से प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर विकसित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो लिब्रे ऑफिस, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो लिब्रे ऑफिस है। ऐसे सॉफ्टवेयर जिसका कोई भी सोर्स कोड नहीं है, इसे कोई भी व्यक्ति संशोधित कर सकता है, उसमें विकास में योगदान दे सकता है या स्वयं अपने काम से इसका निःशुल्क उपयोग कर सकता है, या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाता है। प्रमुख ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूनिक्स, लाइनेक्स, मैक, फायरबॉक्स, जिप्रे, ऑब्रे ऑफिस और अपाचे आदि है। फिर आता किस प्रकार के फाइल को एक्सटर्नल .bat होता है? तो PC बैच फाइल में। किस प्रकार के फाइल का एक्सटेंशन .bat होता है? तो PC बैच फाइल में होता है। कंप्यूटर में किसी फाइल की पहचान के लिए कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी सुविधा अनुसार फाइल को उसके प्रकार के अनुसार पहचान सकता है। उसे फाइल एक्सटेंशन या फॉर्मेट करते हैं। फाइल एक्सटेंशन को लिखने के लिए कोई विशेष नियम नहीं है। फिर आता है नहीं, परंतु इसकी शुरुआत .com के बाद अक्षर होने से चाहिए, जैसे .mp3, .txt, .html है। .bat फाइल एक्सटेंशन PC बैच फाइल के लिए प्रयुक्त है। .bat बैच फाइल को नाम से जाना जाता है। फिर आता है एक पेशेवर बोर्ड गेम, जियो, क्या लिखा है? एक पेशेवर बोर्ड गेम जियो खिलाड़ी को हराने वाले गूगल कंटेंट का प्रयोग के नाम से बताए तो उसे हम लोग अल्फा गो कहते हैं। अल्फा गो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो बोर्ड गेम गो खेल सकता है। मार्च 2016 में यह नॉट ड्रेन पेशेवरों की ली सॉडेल को 5 गेम से मैच में हराकर ऐसा करने वाला प्रथम कंप्यूटर प्रोग्राम बन गया है। फोटोशॉप ऐसा फोटोग्राफिक प्रोग्राम है। फोटोशॉप ऐसा फोटोवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कंपनी के पास इस सॉफ्टवेयर को बचाने का अधिकार है?
तो abod.inc के पास है। फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार adobe.inc के कंपनी के पास है। यह दिसंबर 1982 में स्थापित अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कंपनी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है। डैश निर्देशों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले एक विशिष्ट कार्य है। तो प्रोग्राम निर्देशों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले एक विशिष्ट कार्य होता है। कंप्यूटर एक प्रोग्राम आमतौर पर एक विशिष्ट कार्य को निष्पादित करता है। सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक संग्रह है जो यूजर को कंप्यूटर, उसके हार्डवेयर और अन्य घटकों को एक विशिष्ट कार्य करने की सक्षम बनाता है। सूची 1 और 2 को मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं, डायरेक्ट मिलाते हैं, आंसर की याद करेंगे। हाँ, प्रीमेटिव क्या है? अर्थ है कि छोटी इकाइयाँ जिन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। प्रीमेटिव क्या होता है? प्रीमेटिव अर्थ की सबसे छोटी इकाई जिन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। संयोजन के साधन एक प्रक्रिया जो हमें मौजूदा तत्वों को मिलाकर एक नए शब्द या अर्थ बनाने की अनुमति देते हैं। संयोजन के साधन क्या है? एक प्रक्रिया जो हमें मौजूदा तत्वों को मिलाकर एक नया शब्द या अर्थ बनाने की अनुमति देते हैं। अनंत भाषाएं एक भाषा प्रणाली जो नियमों को एक सेट के माध्यम से असीमित संख्याओं में सतही रूपों और अर्थों की अनुमति देती है। अनंत भाषाएं क्या है? एक भाषा प्रणाली जो नियमों के एक सेट के माध्यम से असीमित संख्या को सतही रूप से और अर्थों की अनुमति देती है। फिर आता है संयोजन के नियम। ये दिशा निर्देश या सिद्धांत जो बताते हैं कि सरल इकाइयों को किस प्रकार संयोजित करके बड़ी सूचनाएं बनाई जा सकती है, जैसे शब्द, वाक्यांश और वाक्य। संयोजन के नियम क्या होते हैं? ये दिशा निर्देशों या सिद्धांत जो बताते हैं कि सरल इकाइयों को किस इकाई में संयुक्त करके बड़ी संरचनाएं बनाई जा सकती है, जैसे शब्द, वाक्यांश और वाक्य। रूपिम क्या है? किसी भाषा के अर्थ की सबसे छोटी इकाइयों का अध्ययन भाषा विज्ञान में समान है। ऐसा यूपी SSS क्वेश्चन पूछ रहा है ना, समझ के परे हो जाए इंसान के लिए। बोलिए, कोई इतना बड़ा क्वेश्चन को कोई भी क्या बोले, यूपी SSS नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछता है। कौन सा प्रोग्राम उचित भाषा में लिखे गए निर्देशों को अनुक्रम करता है? क्या क्वेश्चन है? कौन सा प्रोग्राम है जो उचित भाषा में लिखे गए निर्देशों का अनुक्रम है? तो कंप्यूटर। कौन सा प्रोग्राम है जो उचित भाषा में लिखे गए निर्देशों का अनुक्रम को कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम निर्देशों का एक सेट होता है जिसमें कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किया जाता है। यह निर्देश किसी विशेष कार्य करने के लिए उचित प्रोग्राम भाषा में लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए पाइथन, जावा, सी। फिर अगला आता है वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व के लिए कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? तो कौन सा कोड है? वो है ASCII कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में उपयोग किया जाने वाला कोड है जिसका उपयोग कंप्यूटर को टेक्स्ट में निरूपित करने के लिए किया जाता है। ASCII कोड में 7 या 8 बिट का इस्तेमाल होता है। जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में ना 7 या 8 बिट का इस्तेमाल होता है। आपके विंडोज़ कंप्यूटर को लॉक करने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट की क्या है? मान लीजिए आपका कोई विंडोज़ कंप्यूटर है, उसको लॉक करने का कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होगा? Windows+L। ये BPO का क्वेश्चन था। क्या चाहिए? Windows+L। ये आपके विंडोज़ कंप्यूटर को लॉक करने का कीबोर्ड है, Windows+L है। विंडोज़ को लॉक करने के लिए Windows+L शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है विंडोज सिस्टम स्टोर सुविधा व्यक्तिगत फाइलों को प्रभावित किए बिना सिस्टम स्तरीय परिवर्तन को पूर्ववत कर सकती है। यह सुनिश्चित का अंतराल महत्वपूर्ण अपडेट के लिए रिस्टोर पॉइंट नामक स्प्रिंट बनाती है। क्या है इसका आंसर? तो डी, ए और बी सही और सही व्याख्या भी करता है। चलिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है कथन? विंडोज सिस्टम रिस्टोर सुविधा व्यक्तिगत फाइलों को प्रभावित किए बिना सिस्टम स्तरीय परिवर्तन को पूर्ववर्तित कर सकती है। हार्ड तो इंग्लिश है, हिंदी है। द विंडोज सिस्टम रिस्टोर फीचर कैन अंडू सिस्टम लेवल चेंज विदाउट अफेक्टिंग पर्सनल फाइल। विंडोज सिस्टम रिस्टोर सुविधा व्यक्तिगत फाइलों को प्रभावित किए बिना सिस्टम स्तरीय परिवर्तनों को पूर्ववत कर सकती है। हाँ, कर सकती है, ये बात तो सही बोला है ये। अगला क्या है? या निश्चित अंतराल पर या महत्वपूर्ण अपडेट के लिए रिस्टोर पॉइंट नामक स्नैपशॉट बनाती है। ये भी बात सही है। वो जब रिस्टोर करता है ना, वो स्नैपशॉट बना लेता है।
आइए इसकी व्याख्या को और अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई कर दिया यूपी ट्रिपल एस सी। विंडोज़ सिस्टम स्टोर वास्तव में आपको व्यक्तिगत फाइलें जैसे दस्तावेज, फोटो, संगीत को प्रभावित किए बिना चलिए आगे फिर से करते हैं। विंडोज सिस्टम रीस्टोर वास्तव में आपको व्यक्तिगत फाइलें जैसे दस्तावेज, फोटो सहित को प्रभावित किए बिना कंप्यूटर के सिस्टम फाइलों को स्थापित प्रोग्रामों जैसे रजिस्ट्री सेटिंग, हार्डवेयर फाइलों को के लिए किए गए परिवर्तनों को पिछली स्थिति में वापस लाने की अनुमति देता है। री सिस्टम स्टोर एक ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि यह नियमित अंतराल पर या जब कोई महत्वपूर्ण सिस्टम परिवर्तित करते हैं जैसे कोई नया सॉफ्टवेयर स्थापित करना या विंडोज़ अपडेट करना हो। रिस्टोर पॉइंट नाम आपके सिस्टम को कॉन्फ़िगरेशन के स्नैपशॉट बनाता है। रिस्टोर पॉइंट का ही वह आधार है जिसका उपयोग सिस्टम रिस्टोर स्तरीय परिवर्तनों को पूर्ववत करने के लिए उपयोग करता है। डेटाबेस सिस्टम के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो सही कथन क्या क्या वो देखते हैं डेटाबेस सिस्टम के बारे में। रिलेशन डेटाबेस निश्चित स्कीमा के साथ तालिका में डेटा संग्रहित करता है। रिलेशन डेटाबेस निश्चित स्कीमा के साथ तालिका में डेटा संग्रहित करता है। डेटाबेस असंरचित डेटा को संभालने के लिए उपयुक्त है। फिर आता है एक मानकीकृत भाषा जिसका उपयोग रिलेशन डेटाबेस को प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है। डेटाबेस में कोई उपयोगकर्ताओं द्वारा एक एक्सेस करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। आधुनिक डेटाबेस मल्टी यूज़र एक्सेस को सक्षम करने के लिए कुशल लेन देन प्रबंधन, समवर्ती नियंत्रण, कंसंट्रेटिव कंट्रोल और लॉकिंग मैनेजिंग का उपयोग करता है। इसके अलावा डेटाबेस में उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल जैसे एक्सेस कंट्रोल एन्क्रिप्शन होते हैं जिससे कई उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित रूप से डेटा को उपयोग कर सकते हैं। फिर अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर विकास के कंप्लायर की भूमिका में सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है विकास के कंप्लायर की भूमिका में। तो इसका वर्णन करता है या निष्पादन के एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी कोड में परिवर्तित करता है। यूपी ट्रिपल एस सी सबसे अच्छा क्वेश्चन सॉफ्टवेयर में पूछा जो कोई पढ़ने नहीं पढ़ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर विकास के कंप्लायर तो कंप्लायर की भूमिका में सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। मैंने सॉफ्टवेयर विकास के निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर विकास में कंप्लायर की भूमिका में सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। यह निष्पादन के पहले उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी कोड में बदलता है। ये समझ में आया जो क्या कर रहा है। कंप्लायर की भूमिका में सॉफ्टवेयर विकास क्या करता है तो ये निष्पादन से पहले मैंने कोई भी सॉफ्टवेयर रन करने से पहले उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी कोड में परिवर्तित करता है। छोटा सा कंप्लायर क्या करता है ना। कंप्लायर का मेन काम है जैसे मान लीजिए जावा उबा में बहुत बड़ा में आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हैं तो कंप्लायर उसको मशीनी लैंग्वेज में बदल देता है। सिंपल सा वर्ड को इतना भारी भरकम हिंदी का वर्ड में लिखता है ना। चलिए समझ में तो आया ये वाला। कंप्लायर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा जैसे जावा, पाइथन आदि को लिखे गए कोड को मशीनी कोड जैसे बाइनरी कोड में अनुवाद करता है ताकि यह कंप्यूटर द्वारा सीधे निष्पादित किया जा सके। यह अनुवाद निष्पादन से पहले होता है ना कि रन टाइम से। हाँ, निष्पादन से पहले होता है, रन टाइम से पहले नहीं होता है। यह पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है। हाँ, ये सबसे बड़ा कंप्लायर का फ़ायदा है ना। ये पूरे के पूरे जो आपका प्रोग्राम है उसको एक साथ ही ट्रांसलेट कर देता है और एरर की जांच भी करता है। अब आइए 24 नंबर क्वेश्चन देखें। इनपुट आउटपुट सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर का प्राथमिक कार्य क्या है। इनपुट आउटपुट सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर का प्राथमिक कार्य क्या है तो क्या कार्य है तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर उपकरणों के बीच मध्यस्थता के रूप में काम करता है। बिल्कुल सही। इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच मध्यस्थता का काम करता है। डिवाइस ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर डिवाइस जैसे प्रिंटर, कीबोर्ड, ग्राफिक कार्ड आदि के साथ संचार करने में सक्षम बनाता है। इसका मुख्य कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किए गए कमांड को हार्डवेयर के अनुकूल सिग्नल में बदलना, हार्डवेयर को प्राप्त डेटा को ऑपरेटिंग सिस्टम में समझाने योग्य के रूप में प्रस्तुत करना है। प्रोग्रामों का वह समूह कौन सा है जो कंप्यूटर को वांछित कार्यों करने के लिए प्रेरित करता है तो वो सॉफ्टवेयर है।
सॉफ्टवेयर विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर को विभिन्न कार्य करने के लिए निष्पादित करता है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी प्रोग्राम शामिल होते हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को नियंत्रित करने, उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी करने के लिए निर्देश प्रदान करता है। फाइल बैकअप क्या होता है? फाइलों का बैकअप क्या होता है? तो यह डेटा की प्रतिलिपि बनाने और संग्रहित करने की एक प्रक्रिया है। देख लेंगे। फाइल बैकअप का मतलब होता है आपके डेटा की सुरक्षा के लिए उसकी प्रतिलिपि उसके सुरक्षित स्थान पर संग्रहित करना। यह प्रक्रिया तब उपयोगी होती है जब आपका मूल डेटा गलती से हट जाए, सिस्टम विफलता, साइबर हमला हो जाए या अन्य किसी समस्या की वजह से एक्सेस ना मिल सके। बैकअप की स्थानीय जैसे हार्ड ड्राइव या क्लाउड स्टोरेज में रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो वो लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जबकि विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब फोटोशॉप ये सब एक पेड सोर्स है। लिनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड जनता के लिए मुफ्त में उपलब्ध है, जबकि लिनक्स सॉफ्टवेयर देखरेख, संशोधित और वितरित का कोई व्यक्ति नहीं व्यक्तित कर सकता है। निष्पादन में प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? निष्पादन में प्रोग्राम को कहा जाता है प्रोसेस। निष्पादन में प्रोग्राम को कहा जाता है प्रोसेस। निष्पादन में प्रोग्राम को प्रोसेस कहते हैं। जब कोई प्रोग्राम चलाए जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस बनाकर प्रोग्रामों को निष्पादित करता है। अगला क्वेश्चन, NTFS की तुलना में FAT32 फाइल सिस्टम की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो पुराने सिस्टम को बेहतर अनुकूलित करना है। NTFS की तुलना में NTFS की तुलना में FAT32 फाइल सिस्टम की विशिष्ट विशेषता क्या है? ये पुराने सिस्टम के साथ बेहतर अनुकूलित कंपेबिलिटी देता है। FAT32 एक पुराना फाइल सिस्टम है जो विंडोज़ 95, 98, XP, मैक, लिनक्स और अन्य डिवाइस USB ड्राइव मेमोरी कार्ड के साथ अधिक अनुकूलता कंपेबिलिटी प्रदान करता था। NTFS की तुलना में इसमें फाइल सिक्योरिटी, संपीड़न क्षमता और बड़ी फाइलों को समर्थन सीमित होता है। सॉफ्टवेयर जो प्रतियों को पुनः वितरित करने के लिए अधिकार के साथ उपलब्ध कराया जाता है। सॉफ्टवेयर जो प्रतियों को पुनः वितरित करने के अधिकार के साथ उपलब्ध कराया जाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है शेयरवेयर। सॉफ्टवेयर जो प्रतियों को पुनः वितरित करने के अधिकार के साथ, मैंने सिंपल सा लैंग्वेज कहा है कि इतना हार्ड इंग्लिश में हिंदी में लिखता है। कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसको आप जिसका कोई कॉपी बनाकर आप जो वितरित कर सकते हैं, यह अधिकार क्या कहलाता है? यह शेयरवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर जो प्रतियों मैंने कॉपी को पुनः वितरित मैंने उसको शेयर करने के अधिकार को क्या उपलब्ध कराता है? उसे शेयरवेयर कहते हैं। देख रहे हिंदी कितना हार्ड लिखा है। किसका क्वेश्चन था ये? AGTA का ना, ऑडिटर एंड जनरल अकाउंटेंट का ये क्वेश्चन था 2025 का। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे उपयोगकर्ता सीमित समय में निःशुल्क उपयोग कर सकते हैं। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर की प्रतियों को पुनः वितरित करने का अधिकार भी होता है। इसमें उपयोगकर्ताओं को अपने सहकर्मी के साथ इस सॉफ्टवेयर को प्रतियां साझा कर सकते हैं। फिर अगला आता है, इसका मिलान कीजिए, सीधे आंसर देखते हैं। हाँ, किसका क्वेश्चन है ये भी एक ऑडिटर जनरल का है। सब O लेवल का क्वेश्चन है सब। निर्देशिका संरचनाएं फाइल ओवरराइट करने से बचाता है और पहुंच को प्रबंध करता है। निर्देशिका सूचनाएं क्या करता है? फाइल ओवरराइटिंग से बचाता है और पहुंच का प्रबंधन करता है। फाइल प्रबंधन उपकरण डिवाइस के बीच फाइलों को ले जाने और हेरफेर करने का उपकरण है। फाइल प्रबंधन उपकरण क्या करता है? डिवाइसों के बीच फाइलों को ले जाने और हेरफेर करने का एक उपकरण है। फिर आता है फाइल जानकारी। फाइल का नाम, आकार और सुरक्षा जैसे विवरण शामिल है। सुरक्षा तंत्र फाइल अखंडता सुनिश्चित करता है और अनधिकृत पहुंच को प्रतिबंधित करता है। फाइल सुरक्षा क्या करता है? फाइल अखंडता और सुनिश्चित करता है और अनधिकृत पहुंच को प्रतिबंधित करता है। फाइल एक्सेस सुरक्षा क्या है? अनधिकृत उपयोगकर्ताओं तक पहुंच को नियंत्रित और सीमित करता है। फिर आता है सूची 1 और 2 को मिलाना है। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम चरणों का एक अनुक्रम है। चरणों का एक अनुक्रम जो बताता है कि किसी विशिष्ट लक्ष्य या प्रक्रिया को कैसे प्राप्त करें, उससे एल्गोरिथम क्या कहती है? एक चरणों का एक अनुक्रम है जो बताता है कि किसी विशिष्ट लक्ष्य या प्रक्रिया को कैसे प्राप्त किया जाए।
प्रक्रिया यह कैसी प्रक्रिया का वर्णन करता है जो जहाँ प्रत्येक चरण पुनर्निर्मित तरीके से स्थिति को बदला जाता है। अमूर्तन अनावश्यक वितरणों को हटाकर जटिल अवधारणाओं को सरल बनाने की प्रक्रिया। अमूर्तन अनावश्यक विवरणों को हटाकर जटिल अवधारणाओं को सरल बनाने की प्रक्रिया को अमूर्तन कहते हैं। कंप्यूटर विज्ञान सूचना प्रक्रिया का अध्ययन को कंप्यूटर विज्ञान कहते हैं। निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य किसी के विचार या आविष्कार को चुराना और उसका अपने लाभ के लिए उपयोग करना नहीं है। निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य किसी विचार के आविष्कार को चुराना और अपने लाभ के लिए उपयोग करना नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो कौन कौन है? इंटेलेजिबिलिटी, प्रॉपर्टी राइट, प्रायरेसी, पैरेडिज्म है, पर कॉपी से स्केप नहीं है। कॉपी स्केप एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई टेक्स्ट अन्य सोर्स में कॉपी किया गया है, जबकि प्लेरिज्म का तात्पर्य किसी और के विचारों और आविष्कारों को चुराना, उसे अपने लाभ के लिए उपयोग करना, यह एक अकादमिक और नैतिक अपराध है। फिर आता है कंपनी अपने सॉफ्टवेयर को एक मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के साथ बीच निर्णय ले सकती है। कौन सा कथन सबसे अच्छा बताता है कि बड़े पैमाने पर एप्लीकेशन के लिए माइक्रो सर्विसेज को प्राथमिकता क्यों दी जा सकती है? क्योंकि माइक्रो सर्विसेज सेवाएं स्वतंत्र स्केलिंग की अनुमति देता है। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में प्रत्येक सेवा स्वतंत्र रूप से स्केल की जा सकती है, जो बड़े उपयोगकर्ताओं को कुशलता और लचीलापन प्रदान करते हैं। इससे डेवलपर्स को केवल उन सेवाओं को स्केल करने की अनुमति मिलती है जिन्हें अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, बजाय पूरे मोनोलिथिक सिस्टम को स्केल करने का। यह लचीलापन बढ़ाता है और संसाधनों के उपयोगों को अधिकतम करता है। एल्गोरिथम का परीक्षण डैश के द्वारा किया जाता है। एल्गोरिथम का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो डाटा के द्वारा। एल्गोरिथम का परीक्षण डाटा द्वारा किया जाता है। एल्गोरिथम का परीक्षण करने में विभिन्न प्रकार के डेटा जैसे परीक्षण डेटा सेट, वास्तविक दुनिया का डेटा, सीमा डेटा, यथातथित डेटा, रैंडम डेटा का उपयोग किया जाता है। यह डेटा एल्गोरिथम की सटीकता, दक्षता और मजबूरी का मूल्यांकन करने में मदद करता है। फिर आता है कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाना है। सबसे पहले किसका क्वेश्चन है? ये भी मैंने ऑडिटर जनरल, अकाउंटेंट, असिस्टेंट और ऑडिटर में बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा है। इसका मतलब प्रोग्राम कोड करना क्या कहलाता है? प्रोग्राम लोड करना। कंप्यूटर शुरू होने पर प्रोग्राम लोड करना एक विधि है। प्रोग्राम लोड करना क्या है? तो कंप्यूटर शुरू करने पे प्रोग्राम लोड करने की एक विधि है। प्रोग्राम स्टार्ट करना क्या है? कंप्यूटर बंद होने पर मेमोरी साफ हो जाती है। कंप्यूटर बंद होने पर मेमोरी साफ हो जाती है, प्रोग्राम स्टार्ट है। यूज़र इंटरफेस क्या है? इनपुट आउटपुट का प्रबंधन करना और निर्देशों को निष्पादित करना, ये यूज़र इंटरफेस है। हॉट निर्देश क्या है? प्रोग्रामों को रोकता है और कंप्यूटर को रोक देता है, हॉट निर्देश। समवर्ती प्रोग्राम निष्पादन क्या है? मेमोरी को एक साथ कई प्रोग्राम चलाना समवर्ती प्रोग्राम निर्देशन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी हल्की प्रक्रिया जो स्वतंत्र रूप से किसी प्रक्रिया के भाग के रूप में चल सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो स्वतंत्र रूप से किसी प्रक्रिया के भाग के रूप में चल सकती है उसे थ्रेड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे थ्रेड कहते हैं। थ्रेड एक हल्की प्रक्रिया, लाइट वेट प्रोसेस है जो स्वतंत्र रूप से किसी बड़ी प्रक्रिया में भाग के रूप में चल सकती है। थ्रेड को एक प्रक्रिया के संसाधनों को साझा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इससे वे हल्की होती है और तेज़ी से स्विच कर सकती है। फिर आता है APK का अर्थ क्या है? APK का अर्थ क्या है? तो इसे एंड्रॉयड पैकेज किट कहते हैं। APK का अर्थ क्या है? एंड्रॉयड पैकेज किट कहते हैं। APK का अर्थ एंड्रॉयड पैकेज किट है। यह एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और वितरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइल फॉर्मेट है। APK फाइलें विशेष रूप से एंड्रॉयड डिवाइस के लिए डिज़ाइन की गई है। फिर अगला आता है आपका वर्तमान प्रक्रिया में सभी PCB प्रविष्टि में की जाती है प्रोसेस टेबल में। वर्तमान प्रक्रिया के सभी PCB प्रविष्टि प्रोसेस टेबल से की जाती है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक PCB एक विशेष डेटा संरचना है जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा हर प्रक्रिया के बारे में जानकारी संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है। वर्तमान प्रक्रिया के सभी PCB का प्रोसेस टेबल में प्रविष्टि किया जाता है और प्रोसेस टेबल के माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम प्रक्रिया में ट्रैक करता है और उनके बीच स्विच करता है। अगला आता है निष्पादन के में प्रोग्राम को क्या नाम दिया गया है? निष्पादन में प्रोग्राम को क्या नाम दिया गया है?
तो प्रोसेस कहते हैं, निष्पादन में प्रोग्राम को क्या नाम दिया जाता है? प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस एक कंप्यूटर प्रोग्राम का उदाहरण है जिसे निष्पादित किया जा रहा है। इसमें प्रोग्राम कोड और इसमें गतिविधि शामिल है। एक प्रोसेस निष्पादन में कोई थ्रेड से बनी हो सकती है और एक साथ निर्देशों को निष्पादित करती है। फिर आता है अगला, सॉफ्टवेयर खत्म हो गया। तो यकीन मानिए बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा था सॉफ्टवेयर में, या फिर हाई लेवल का नहीं भी है तो शब्दों को बहुत ज़्यादा हार्डर लेवल में यूज़ किया इंग्लिश हिंदी का। अब आइए, अब थोड़ा सा हल्का चैप्टर है इनपुट, थोड़ा सा इजी चैप्टर पड़ जाता है ना इनपुट। चलिए शुरू करते हैं। इनपुट, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, स्कैनर है पर प्रिंटर नहीं है। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसों में कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, मार्कर, मार्क रीडर, डिजिटल कैमरा, माइक, स्विच, रेगुलेशन सिस्टम आदि है। जबकि आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, टेप रीडर आदि आता है। कंप्यूटर प्रणाली में क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो इनपुट डिवाइस कौन नहीं है? प्रिंटर आउटपुट होता है, बाकी कीबोर्ड, स्कैनर और माउस इनपुट डिवाइस, जबकि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद आपको पॉइंट टू क्लिक, पॉइंट एंड क्लिक शब्द का मुख्य रूप से किस डिवाइस के लिए किए जाने वाली प्रक्रिया को संदर्भित करता है? तो माउस को। पॉइंट टू क्लिक शब्द का उपयोग किस डिवाइस को द्वारा जारी की गई प्रक्रिया को संदर्भित करता है? तो माउस के लिए करते हैं। पॉइंट एंड क्लिक शब्द मुख्य रूप से माउस को की जाने वाली क्रियाओं को संदर्भित करता है। इसका मतलब है कर्सर किसी आइकन, बटन या लिंक पर ले जाने पर उस पर क्लिक करना। फिर अगला क्या आता है? कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाले कीबोर्ड की क्वालिटी शैली विधि का आविष्कार किसने किया था? तो क्रिस्टोफोरस लेथिस लॉरेंस ने। क्या बोल रहा है? कीबोर्ड तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली क्वालिटी शोध विधि का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्टोफर लेथेंस सोल्स ने किया था। क्वालिटी शैली कीबोर्ड में वर्णों की व्यवस्थाओं को 1868 में क्रिस्टोफर लेथेंस सोरेस द्वारा बनाया गया है। इसमें सामान्यतः 1004 बटनें होती है, जिसे बटनों की व्यवस्था प्रचलित टाइपराइटर बटनों की तरह होती है, जिसमें अंग्रेजी के सभी अक्षरों के 3 पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है। इसे क्वालिटी कीबोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि अक्षरों का सबसे ऊपर की जाने वाली पंक्ति के बाईं ओर 6 बटन QWERTY के क्रम में होते हैं। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाएं की होती है? तो कितनी होती है? वर्णमालाएं तो 26 है, तो 26 ही ना होगी। कंप्यूटर के कीबोर्ड में 26 वर्णमालाएं होती तथा कीबोर्ड में सामान्यतः 102 की होती है। ये की को 3 प्रकार में होते हैं। देखिए, वर्णमाला 26 होता है और कीबोर्ड में टोटल 102 की होते हैं। नॉर्मल जो कीबोर्ड होता है ना, सामान्य कीबोर्ड, उसमें 102 की होती है। और की को हम लोग 3 रूप में बांट सकते हैं। कौन कौन भी है? पहला अल्फा न्यूमेरिक की, एक है फंक्शन की, एक है स्पेशल की। 3 की में से बांट सकते हैं। कंप्यूटर के माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये एक तरह का इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर का माउस कैसा होता है? इनपुट डिवाइस होता है। इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों के लिए किया जाता है? तो वो है ऑप्टिकल मार्क पहचान का, OMR से दिखाना चाहता है। कह रहा है इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण, हम लोग का जैसे UP ट्रिपल से भी परीक्षा लेगा, उसके लिए कैसे करेगा? वो OMR में हम लोग को फॉर्म भराएगा, मैंने हम लोग का लिखवाएगा, उसी को ऑप्टिकल मार्क पहचान जैसे परीक्षणों से किया जाता है। सिंपल सा वर्ड। इतना हाई लेवल हिंदी लिखता है ना, माथा दर्द। हिंदी कंप्यूटर में बहुत सारा क्वेश्चन इंग्लिश में ही समझ में आता है। चलिए कोई बात नहीं। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस है। इसका इस्तेमाल उन जानकारियों को लेने के लिए किया जाता है जिसे हम किसी मार्क या निशान के द्वारा पेज पर डालते हैं। इसका उपयोग प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं के उत्तर पुस्तिकाओं के जांच के लिए किया जाता है। बैंकों के चेकों को संशोधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित में से कौन सी निविष्ट तकनीक का प्रयोग करता है? तो MICR का प्रयोग करता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन इसका संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग बैंकों में चेक के नीचे छिपे मैग्नेटिक इनकोडिंग संख्या को पहचानने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य परिचालन माइक्रोफोन उपकरणों को संपन्न होता है? तो किसमें माइक्रोफोन संपन्न होता है? तो वो होता है ध्वनि को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने के लिए। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जिसे एमिल बर्निल ने 1877 में विकसित किया था। इसका प्रयोग ध्वनि तरंगों को विद्युत सिग्नलों में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सही क्या कथन है? तो सही कथन क्या है? गलत क्या? ये है ना, सही है। हाँ,
संसाधन रिसोर्स किसी कंप्यूटर घटक को संदर्भित करता है जो एक कार्य को करने के लिए आवश्यक हो। कैप्स लॉक ट्रॉगर कुंजी का एक उदाहरण है। कंट्रोल और शिफ्ट मॉडिफायर कुंजी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कीबोर्ड सिस्टम यूनिट का एक हिस्सा नहीं है। कीबोर्ड जो है सिस्टम यूनिट का हिस्सा नहीं है, इसलिए विकल्प ये गलत है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा कमांड लाइन डालने के लिए किया जाता है। यह सिस्टम यूनिट का एक हिस्सा नहीं है। सिस्टम यूनिट के कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन? सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है और यह सभी गणनाएं और डेटा को प्रोसेस को संभालता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, संक्षिप्त रूप से यूएसबी का पूरा नाम क्या है? उसे यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यूएसबी को यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं। यह एक मानक संचार इंटरफेस है जिसका उपयोग कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यूएसबी का उपयोग डेटा ट्रांसफर, पावर सप्लाई और विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर उपकरणों जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव, मोबाइल चार्जर आदि को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। अब आइए अगला टॉपिक हमारा है आउटपुट। समानांतर पोर्टों को कितने बिट डेटा भेज सकते हैं? तो 8 बिट में। समानांतर पोर्ट से कितने बिट डेटा भेज सकते हैं? 8 बिट। समानांतर पोर्ट एक बार में 8 बिट डेटा संचालित करता है। समानांतर 8 बिट डेटा लाइनों का उपयोग करते हैं। समानांतर पोर्ट आमतौर पर स्कैनर और प्रिंटर को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक ही समय में कई बीट्स भेज सकता है क्योंकि यह समानांतर संचार का उपयोग करता है। सीरियल पोर्ट की तुलना में इसमें इसकी डेटा ट्रांसफर स्पीड बहुत अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीआरटी का पूर्ण रूप है? सीआरटी का पूर्ण रूप क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब होता है। कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब एक डिस्प्ले स्क्रीन है जो वीडियो सिग्नलों के रूप में छवियों का निर्माण करती है। यह एक प्रकार का वैक्यूम ट्यूब है जिसमें इलेक्ट्रॉन गन के माध्यम से इलेक्ट्रॉन बीम फॉस्फेरेट सतह से टकराती है और सीआरटी की कार्यप्रणाली इलेक्ट्रॉनिक पुंजों की गति पर निर्भर करती है। अगला है, कैथोड रे ट्यूब सीआरटी कंप्यूटर मॉनिटर को चुंबकत्व से हटाने के लिए निम्नलिखित में की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डिगॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिगॉस कहते हैं। कैथोड रे ट्यूब कौन सा? सीआरटी। कैथोड रे ट्यूब सीआरटी कंप्यूटर मॉनिटर से पूर्ण डेटाबेस को दूर करने के हेतु चुंबकत्व को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया को डिगॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिगॉस कहते हैं। विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? विंडोज फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? उसे वेब कहते हैं। डॉट वीएबी वेब, ये साउंड का एक्सटेंशन है। विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन डॉट वेब होता है जिसका उपयोग पीसी में ऑडियो को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। डॉट वेब फॉर्म ऑडियो फाइल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कागज को धनात्मक आवेश देता है? धनात्मक आवेश कौन देता है? तो इसे कोरोना वायर कहते हैं। धनात्मक आवेश कौन देता है? कोरोना वायर। कोरोना वायर एक पतला तार होता है जिसका उपयोग इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस में किया जाता है। इसका मुख्य रूप से उच्च वोल्टेज पर काम करता है। जब कोरोना वायर को बहुत अधिक वोल्टेज दिया जाता है तो उसके आसपास की हवा आयनराइज हो जाती है। इस प्रक्रिया को कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। इसका उपयोग लेजर प्रिंटर, जेरॉक्स मशीन, क्यूआर फायर आदि में किया जाता है। कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने या उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर में सहेजने की सुविधा प्रदान करता है? उसे स्कैनर कहते हैं। स्कैनर एक कंप्यूटर पेरिफेरल है जो भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने के लिए डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर में सहेजने की सुविधा प्रदान करता है। अगला आता है, किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को उसे ऐसे प्रकार में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ताओं के लिए सुगम होता है? उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस। उसे क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस डिजिटल सिग्नलों को किसी ऐसे रूप में परिवर्तित करता है जो उपयोगकर्ताओं को लिए सुगम होता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आदि आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। फिर आता है आपका, हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए तो प्रिंटर का प्रयोग करते हैं हम लोग हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए। दृश्य के रूप में जानकारी देखने के लिए आउटपुट डिवाइस की आवश्यकता है। दृश्य रूप में देखने के लिए किस हम लोग देखने के लिए तो भैया सिंपल सा प्रिंटर क्या कहते हैं, मॉनिटर चाहिए। अभी आप लोग क्या देख रहे हैं? कंप्यूटर मोबाइल का प्रिंट मॉनिटर में ही ना देख रहे हैं एक तरह से कहा जाए तो, और बहुत लोग कंप्यूटर में भी देख रहे होंगे। दृश्य रूप में जानकारी देखने के लिए जिस आउटपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं वह मॉनिटर है। यह स्क्रीन पर टेक्स्ट,
इमेज, वीडियो आदि को दिखाता है, जबकि स्पीकर ऑडियो फॉर्मेट आउटपुट है। प्लॉटर ग्राफिक्स कागज पे प्रिंट करता है, जबकि प्रिंटर दस्तावेज को प्रिंट करता है। कौन सा उपकरण डेटा को मानव पठनीय रूप में परिवर्तित करता है, उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। कौन सा उपकरण डेटा को मानव पठनीय रूप में परिवर्तित करता है, तो वो आउटपुट डिवाइस करता है। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को मानवीय पठनीय रूप में परिवर्तित करता है। उदाहरण के लिए मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आदि है। अब आता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल और आईपी एड्रेस को पढ़ेंगे। यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपी एड्रेस है ना, क्वेश्चन पूछता है और बहुत लोग कंफ्यूज होता है, तभी मैं इसको बहुत कोशिश करूंगा आपको समझाने का। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैध IPv4 एड्रेस है, तो आपको बताना है कि कौन सा वैध IPv4 एड्रेस है। तो 192.168.11 आईपी एड्रेस एक यूनिक न्यूमेरिकल कोड होता है जो इंटरनेट पर या लोकल नेटवर्क को कनेक्टेड डिवाइस जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, राउटर आदि में असाइन किया जाता है। यह एड्रेस डिवाइस को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड करने में मदद करता है। IPv4 32 बीट का नंबर होता है, जो चार गो डॉट सस्पेंड ऑक्टेट्स के रूप में दिखाया जाता है। प्रत्येक ऑक्टेन 0 से लेकर 255 तक वैल्यू ले जाया जा सकता है। उदाहरण के लिए 192.168.1.4। सिंपल सा वर्ड में आप समझाते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सा वैध IP4 एड्रेस होता है। IPv4 का जो एड्रेस होगा ना, वो सिंपल से याद रखेगा, 32 बीट का एक नंबर होता है। पूछता आईपी एड्रेस कितना बीट का होता है, 32 बीट का होता है, और इसमें 4 गो डॉट सस्पेंड होंगे। कितना गो सस्पेंड होगा, 4 गो डॉट सस्पेंड होगा। ये देखिए 4 गो डॉट सस्पेंड आपको दिख रहा है, पर इसमें एक नियम है कि जो भी डॉट सस्पेंड होगा वो 0 से 255 के बीच ही होना चाहिए। यहाँ देखिए 0 से ज़्यादा है और 255 से कम है, इसीलिए IPv4 होगा। पर यहाँ देखिए ये 255 से ज़्यादा हो गया, यहाँ 255 से ज़्यादा हो गया, इसीलिए ये नहीं हुआ। यहाँ भी 255 से ज़्यादा हो गया, यहाँ भी 255 से ज़्यादा हो गया, पर यही एक जगह है जहाँ पे 255 से कम और 0 से ज़्यादा था, इसी के लिए IPv4 एड्रेस हुआ। IPv6 भी हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। एनालॉग सिग्नल माफ़ कीजिएगा, हाँ, एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल बिट स्ट्रीम में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तकनीक क्या कहलाता है। एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल बिट स्ट्रीम में परिवर्तित करने वाले उपयोग किए जाने वाले तकनीक को क्या कहते हैं, उसे पल्स कोड मॉडिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्स कोड मॉडिफिकेशन कहते हैं। पल्स कोड मॉडिफिकेशन PCM यह तकनीक है जिसका उपयोग एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल बीट स्ट्रीम में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अगला देखा जाए, वह उपकरण या सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट के ऊपर क्लाइंट अनुरोधों और सर्वर प्रतिक्रियाओं के बीच माध्यम के रूप में कार्य करता है, उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो उसे किस रूप में जानते हैं, तो उसे हम लोग प्रॉक्सी सर्वर के रूप में जानते हैं। प्रॉक्सी सर्वर एक मध्यस्थ उपकरण या सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट पर क्लाइंट अनुरोधों, जैसे कि एक वेब पेज के लिए आपका अनुरोध, सर्वर प्रक्रियाएं जैसे उस पर वेब पेज को वापस भेजना के बीच कार्य करता है। यह सुरक्षा, प्रदर्शन और गोपनीयता जैसे विभिन्न उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। DNS डोमेन नेम प्रणाली DNS के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। DNS के संबंध में क्या गलत है उसे पहचानना है, तो सही क्या क्या है। DNS सर्वर डिफ़ॉल्ट रूप से पोर्ट 53 का उपयोग करता है। DNS सर्वर डिफ़ॉल्ट रूप से पोर्ट 53 का प्रयोग करता है। DNS का जोन ट्रांसफ़र के लिए TCP और क्लेरिस के लिए UDP का प्रयोग करता है। क्या लिखा है, DNS का जोन जो है वो ट्रांसफ़र के लिए TCP और क्लेरिस के लिए UDP का उपयोग करता है। DNS कैशिंग नेटवर्क की दक्षता में सुधार करता है। फिर आता है DNS डोमेन नेम पर IP एड्रेस को अनुवादित करता है। आइए, DNS क्या है, डोमेन नेम सिस्टम है के संबंध में सभी कथन सही है। DNS सर्वर डिफ़ॉल्ट रूप से पोर्ट 53 का उपयोग करता है। किसके रूप में करता है, DNS किसका पोर्ट का यूज़ करता है, 53 पोर्ट का प्रयोग करता है। या जोन ट्रांसफ़र के लिए TCP और समान क्लेरिस के लिए UDP का उपयोग करता है। DNS कैशिंग नेटवर्क दक्षता में सुधार करता है क्योंकि यह एक बार में 2 जाने वाली क्लेरिज का उपयोग प्रतिक्रियाओं के समय को कम करता है। DNS डोमेन नामों को IP एड्रेस में अनुवादित करता है जिससे ब्राउज़र सही समय नेटवर्क से कनेक्ट हो पाता है। MAC एड्रेस के बारे में कौन सा कथन सही है, MAC के बारे में कौन सा कथन सही है। या निर्माताओं द्वारा
प्रत्येक डिवाइस को दी गई एक विशिष्ट पहचान है। इट इज़ ए यूनिक आइडेंटिफायर असाइंड टू रीच डिवाइस बाय द मैन्युफैक्चरर। मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक का मतलब क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल पता एक विशिष्ट पहचान होता है जो प्रत्येक सक्रिय एक्टिव नेटवर्क डिवाइस को दिया जाता है, जिसमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एनआईसी होता है या 12 अक्षरों का होता है, जिसमें 0 से लेकर 9 अक्षर एएफ होता है। डिवाइस के निर्माता के आधार पर इसे विभिन्न संकेतों में दर्शाया जा सकता है। अगला देखिए, कौन सा उपकरण होम नेटवर्क पर एकाधिकार उपकरणों द्वारा पहुंच वाला केंद्रीकृत स्टोरेज प्रदान करता है? तो वो क्या है? नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज एनएस एक समर्पित डेडिकेटेड स्टोरेज डिवाइस है जो सीधे नेटवर्क से जुड़ा होता है। फिर आता है सेंट्रलाइज स्टोरेज। एनएस डिवाइस में एक या एक से अधिक हाई डिस्क ड्राइव एचडीडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी होता है जो सभी डेटा को एक साथ एक ही स्थान पर संग्रहित करता है। फिर आता है एक्सेस बाय मल्टीपल सर्विस। यह नेटवर्क को कनेक्टेड होता है जिसमें घर से नेटवर्क पर मौजूद कई डिवाइस जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी एक ही समय पर इस पर स्टोर की गई फाइलों को एक्सेस, सेव और शेयर कर सकते हैं। आपको नेटवर्क के कमांड, टूल और उनके कार्य का मिलान करना है, ठीक है। आइए मिलाते हैं। पिंग क्या होता है? पिंग या डिवाइस के साथ कनेक्टिविटी की जांच करता है। पिंग क्या करता है? टूल। इसका पिंग टूल का कार्य क्या है? पिंग टूल का PING, पिंग टूल का डिवाइस के साथ कनेक्टिविटी की जांच करना। IP कॉन्फिग क्या करता है? IP कॉन्फिग या सिस्टम में IP कॉन्फ़िगरेशन को देखता है। ये सिस्टम का जो IP कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, उसको देखता है IP कॉन्फिग। फिर आता है टेरा काउंट या नेटवर्क के बीच पैकेट के पथ को ट्रैक करता है। फिर आता है NS लुकअप या DNS रिकॉर्ड करता है, या DNS को रिकॉर्ड कौन करता है? NS लुकअप या DNS रिकॉर्ड करता है। कौन सा IP एड्रेस रेंज स्वचालित निजी IP एड्रेस API PA को इंगित करता है? तो कौन सा IP एड्रेस को इंगित कर रहा है? तो 169.264XX। आइए इसको अच्छे से पढ़ते हैं। API PA वह व्यवस्था है जिसमें जब कोई कंप्यूटर डिवाइस DHCP सर्वर में IP नहीं मिलता है तब सिस्टम आपके एक IP एड्रेस असाइन कर देता है। यह स्वचालित IP एड्रेस हमेशा 169.254.0.0 से 169.254.2555.255 की रेंज की होती है। या IP 169.244 IP रेंज के स्वचालित निजी IP एड्रेस को इंगित करता है। सिंपल सा बात है। API का व्यवस्था क्या दिखाता है? तो 169.244 से 255 के बीच होता है API PA। ये स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है, आया था। इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन संचार के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो लाइन ऑफ साइट की। IRDA तकनीक में डेटा इंफ्रारेड किरणों के माध्यम से भेजा जाता है। इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन IRDA संचार के लिए लाइन ऑफ साइट की आवश्यकता होती है, अर्थात दोनों डिवाइसों के बीच कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर 2 का संचालित करता है? तो वो PPP करता है। डेटा लिंक लेयर 2 पर विभिन्न प्रोटोकॉल संचालित होते हैं जिसमें सबसे प्रमुख ईथरनेट है। इसके अलावा PPP वाईफाई प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर पर संचालित होता है। दो नेटवर्क नोड्स के बीच सीधे कनेक्शन में के लिए पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल PPP का उपयोग होता है। आइए देखिए, प्रॉक्सी सर्वर को और किस नाम से जाना जाता है? प्रॉक्सी सर्वर किसको? प्रॉक्सी सर्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो गेटवे के रूप में जानते हैं। प्रॉक्सी सर्वर यूज़र और इंटरनेट के बीच ब्रिज व्यवस्था मिडिलमैन की तरह काम करता है या एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है, इसलिए इसे एप्लीकेशन लेयर गेटवे कहा जाता है। प्रॉक्सी सर्वर का मुख्य कार्य क्या है? सुरक्षा बढ़ाना, IP एड्रेस को छुपाना और ब्लॉक्ड वेबसाइट को कंट्रोल करना है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क मानक CSMA CD एक्सेस विधि का उपयोग करता है? तो 8802/3 का CSMA CD कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कंसोनर डायरेक्शन एक्सेस विधि इथरनेट का उपयोग करता है। 8802/6 इथरनेट है, 8802/4 टोकन बस है, 8802/5
टोकन रिंग है। 8802 मैन मॉनिटोरेशन एरिया नेटवर्क है। IPv6 एड्रेस और बीट से लंबे होते हैं, जबकि IPv4 डैश बीट से लंबे होते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, IPv6 जो है वो 128 बीट, कितना 128 बीट लंबे होते हैं, जबकि IPv4 32 बीट लंबा होता है। IPv6 एड्रेस 128 बीट्स लंबे होते हैं, जबकि IPv4 एड्रेस 32 बीट लंबे होते हैं। IPv6 लंबा एड्रेस स्पेस इंटरनेट से जुड़े डिवाइस को बढ़ती संख्या के लिए पर्याप्त एड्रेस उपलब्ध सुनिश्चित कराता है, जबकि IPv4 सीमित एड्रेस स्पेस की समस्या को हल करता है। फिर आता है प्रॉक्सी सर्वर प्राथमिक कार्य क्या है। प्रॉक्सी सर्वर का प्राथमिक कार्य क्या है प्रॉक्सी सर्वर का, तो क्या करता है ये, उपयोगकर्ता और इंटरनेट के बीच प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। ये उपयोगकर्ता और इंटरनेट के बीच में प्रवेश द्वार के रूप में प्रॉक्सी सर्वर का प्राथमिक कार्य है। एक प्रॉक्सी सर्वर कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच एक मध्यस्थता की तरह काम करता है। जब इंटरनेट किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो अनुरोध सीधे वेबसाइट के पास जाने की बजाय प्रॉक्सी सर्वर के पास जाता है। प्रॉक्सी सर्वर फिर उस अनुरोध को वेबसाइट तक पहुंचाता है और यह जानकारी लेकर वापस भेजता है। मुख्य कार्य क्या क्या है, मान लीजिए प्रॉक्सी सर्वर हम लोग क्यों लगाते हैं, गोपनीयता के लिए, सुरक्षा के लिए, कंटेंट फिल्टरिंग और गति के लिए। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है। मान लीजिए इंटरनेट का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है, तो TCP/IP है। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल TCP/IP है। TCP/IP का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल है। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसका प्रयोग वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है। फिर अगला आता है इंटरनेट पे कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार से निश्चित होती है, तो IP एड्रेस से निश्चित होती है। IP एड्रेस नेटवर्क के प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस होता है। यह डेटा पैकेट को सक्षम करता है जो इस विशेष प्राप्तकर्ता को संबोधित करता है। IP एड्रेस के 4 भागों में बटा होता है जो डॉट से अलग होता है। IP एड्रेस में प्रयोग में लाई जाने वाली शब्दावली टर्म किसका पूर्ण रूप है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का है। इंटरनेट प्रोटोकॉल का कंप्यूटर में प्रयोग में लाई जाने वाली प्रमुख शब्दावली है IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क और URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। नियमों का एक स्थानित समूह जो यह निर्धारित करता है कि लॉजल नेटवर्क के विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा को किस प्रकार प्रसारित किया जाए। अनिवार्य रूप से यह संयोजित उपकरणों को आपस में संचालित करने के लिए करने देता है, भले ही इसके आंतरिक प्रक्रियाओं का संचालन अभिकल्प डिजाइन में कोई अंतर हो। इसे क्या कहते हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल कहते हैं। इतना बड़ा लिख के छोटा सा खेलता है। नेटवर्क प्रोटोकॉल स्थापित नियमों का एक सेट होता है। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है, तो ये स्थापित नियमों का एक सेट है जो यह निर्धारित करता है कि एक ही नेटवर्क पर विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा कैसे प्रसारित किया जाए। फिर आता है TCP का पूर्ण रूप क्या है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। TCP का पूर्ण रूप क्या है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। TCP का पूर्ण रूप ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर डेटा के विश्वसनीय और क्रमबद्ध आदान प्रदान को सुनिश्चित करने वाला एक प्रमुख प्रोटोकॉल है, जो डेटा को पैकेट में तोड़कर भेजता है और गंतव्य तक पहुंचाने पर उन्हें उसी सही क्रम में व्यवस्थित करता है। फिर अगला आता है इंटरनेट पर प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए का इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के निर्णय में से कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग करता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल करता है। इंटरनेट पे प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। यह ट्रांसपोर्ट लेयर परत के रूप में कार्य करने वाले कोई नेटवर्क अनुप्रयोगों की अनुमति देता है। फिर आता है डायल अप लाइन में IP पैकेट रिले करने वाला पहला प्रोटोकॉल कौन सा है। पहला प्रोटोकॉल कौन सा है, तो डायल अप के लिए ये सीरियल लाइन IP होता है। सीरियल लाइन IP SLIP एक सरल प्रोटोकॉल होता है जिसका उपयोग 1980 के दशक में डायल अप कनेक्शन में IP पैकेट भेजने के लिए किया जाता था। हालांकि यह केवल IP पैकेट को संभाल सकता है और इसमें रेयर डिटेक्शन जैसी सुविधाएं नहीं होती है, इसीलिए बाद में इसे PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। प्रोटोकॉल का संक्षिप्त सेट कौन सा होता है, प्रोटोकॉल का एक संतृप्त सेट कौन सा है, तो TCP/IP है।
TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक संतृप्त लेयर प्रोटोकॉल सेट है जो इंटरनेट और अन्य नेटवर्क पर डेटा ट्रांसमिशन को सक्षम बनाता है। यह प्रोटोकॉल सेट 4 लेयर में संगठित होता है: एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और लिंक लेयर में। प्रत्येक लेयर विशिष्ट नेटवर्क फंक्शन को संभालती है और डेटा संचार को प्रभावी और विश्वसनीय बनाती है। फिर अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल के संबंध में मान्य नहीं हो सकता है? तो कौन सा मान्य नहीं है? तो कौन कौन मान्य है? तो इसे कहते हैं टाइम लिक्विड टाइप 11, ए रिडायरेक्ट मैसेज टाइप 5, ए डेस्टिनेशन अनटचेबल टाइप 3। नहीं समझ में आया क्या लिख रहा है। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल क्या बोल रहा है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ICMP एक महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है। ओहो, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ICMP एक महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल IP नेटवर्क की त्रुटि को और नियंत्रण संदेशों को प्रसारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। दिए गए विकल्पों में इकरेट पाथ टाइप 6 ICMP संदेशों के एक मान्य प्रकार नहीं है। ICMP संदेशों के प्रकार 0 से 18 तक होते हैं और टाइप 6 एक संरक्षित प्रकार का और इसका उपयोग ICMP संदेशों के लिए नहीं किया जाता है। सच बोल रहे हैं, बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल के संबंध में मान्य नहीं है? इस सब के लिए जब तक आप ओ लेवल का नहीं पढ़े हैं ना नेटवर्क को पूरी, तब तक आप इसको नहीं समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल का उदाहरण है? कौन सा? ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल का उदाहरण है? तो कौन सा सुरक्षित है? तो वो है SSH। कौन कौन है? SSH। यही मान लीजिए SSH। अगर आपको ये इसमें खाली HTTP किया ना, इसमें खाली S जोड़ देता तो ये भी आपका हो जाता है प्रोटोकॉल सुरक्षित वाला। और टेलनेट और FTP तो अलग होता है, तो ये नहीं होगा। पर बाकी इसमें सबसे बोलेगा सबसे सुरक्षित प्रोटोकॉल नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन सा है? तो वो SSH है, SSH है। SSH का पूरा नाम सिक्योर सेल है। यह एक सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो डेटा को एन्क्रिप्ट करके सुरक्षित रूप से ट्रांसफ़र करता है या रिमोट लर्निंग और फाइल ट्रांसफ़र के लिए सुरक्षित तरीका प्रदान करता है। SSH टेलनेट को अपग्रेड वर्जन है। SSH टेलनेट का एक अपग्रेड वर्जन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटोकॉल सूची 1 को उसके डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर से मिलाइए। हाँ, ये इजी है। HTTP का पोर्ट नंबर 80 होता है। किसका? HTTPS का पोर्ट नंबर 80 होता है। वही यहाँ पे S जोड़ दी तो सिक्योर हो गया। HTTPS का क्या होता है? तो 443 होता है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का 21 होता है। इसका पोर्ट नंबर कितना होता है? 21 होता है FTP का। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का 25 होता है। HTTP का 80, HTTPS का 443, FTP का 21, SMTP का 25 होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल IP का प्राथमिक भूमिका क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्राथमिक भूमिका क्या है? पैकेट में जानकारी को विभाजित करना और उन्हें गंतव्य तक पहुंचाना। पैकेट में जानकारी को विभाजित करना और उनके गंतव्य तक पहुंचाना, ये आपका IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्राथमिक कार्य है। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क पे डेटा को पैकेट में बांटता है और उन्हें सही गंतव्य डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है या नेटवर्क लेयर पर काम करता है और डेटा के रूटिंग और एड्रेसिंग का जिम्मेदारी संभालता है। इंटरनेट बनाने वाले नेटवर्क में किस रूटिंग प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट बनाने वाले नेटवर्क में किस रूटिंग प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? किस रूटिंग प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं हम लोग एक्सटर्नल गेटवे प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट बनाने वाले नेटवर्क का मुख्य रूप से एक्सटर्नल गेटवे प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है। कौन सा है? बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर विभिन्न स्वायत्त प्रणालियाँ ऑटोनोमस सिस्टम AS के बीच में रूटिंग निर्णय लेने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर आता है IP को सबसे कॉमन डिनोमिनेशन प्रोटोकॉल क्यों माना जाता है? IP को सबसे कम कॉमन डिनोमिनेटर प्रोटोकॉल क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है सबसे कम? क्यों मानते हैं? क्योंकि यह उन नेटवर्क में बहुत कम मांग करता है जिन पर काम करता है।
इंटरनेट प्रोटोकॉल का सबसे कम कॉमन डिनोमिनेटर प्रोटोकॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह नेटवर्क पे काम करने वाले बहुत कम आवश्यकता होती है। यह ना तो डेटा के डिलीवरी की गारंटी देता है, ना ही ऑर्डर क्वालिटी ऑफ सर्विस और सुरक्षा प्रदान करता है। इसका मुख्य कार्य सिर्फ पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। अगला क्या किया, किस प्रकार के टर्मिनल डेटा को प्रोसेस या स्टोर नहीं करता है। किस प्रकार में का टर्मिनल डेटा को प्रोसेस या स्टोर नहीं करता है, तो डम्ब टर्मिनल बाकी करता है, स्मार्ट टर्मिनल करता है, इंटेलिजेंस टर्मिनल करता है, पर्सनल टर्मिनल करता है। जो डम्ब होगा वो कहाँ से ही कर लेगा। डम्ब टर्मिनल केवल इनपुट और आउटपुट का कार्य करता है डम्ब, लेकिन यह स्वयं डेटा को प्रोसेस और स्टोर नहीं करता। यह मुख्य कंप्यूटर या सर्वर पर निर्भर करता है या डेटा प्रोसेस के लिए। खत्म हो गया। अब आइए आईटी गैजेट और उनका उपयोग का कौन सी क्वेश्चन पूछा है। आईटी गैजेट और उनके उपयोग। पहला, ब्लूटूथ तकनीक के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। ब्लूटूथ तकनीक के कथनों पर विचार करना है। 3 1 2 3 तीनों सही है। देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप आईएसजी द्वारा बनाए गए मानक पर आधारित है। ब्लूटूथ जो है, ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप आईएसजी द्वारा बनाए गए मानक पर आधारित है। बिना लाइसेंस वाली 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड पे काम करते हैं। जो बिना लाइसेंस वाले होते हैं वो 2.4 गीगा बैंड पर काम करते हैं और बेड लेंथ 1 से 24 एमबीपीएस संस्करण के आधार तक किसी रेंज वाली होती है। ब्लूटूथ स्पेशल इंटरनेट ग्रुप द्वारा मानकीकृत होता है। यह 2.4 गीगाहर्ट्ज 15 एम बैंड में बिना लाइसेंस के काम करता है और इसकी बैंड लेंथ संस्करण के आधार पर 1 से लेकर 24 एमबीपीएस या उससे अधिक तक होती है, जो इसे कम दूरी के वायरलेस संचार के लिए एक विश्वसनीय तकनीक बनाती है। इसलिए ब्लूटूथ तकनीक का संबंध में दिए गए सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखें। आईटी उपकरण डिवाइस का मिलान उनके मूल संचार प्रौद्योगिकी से कीजिए। इसका मूल संचार प्रौद्योगिकी से करना है। तो कथन क्या है, वायरलेस एयरबड ब्लूटूथ होते हैं। स्मार्ट होम हब वाईफाई जिगबी और जेड वेब होता है। जीपीएस ट्रैकर सैटेलाइट आधारित सिग्नल होता है। जीपीएस ट्रैकर किससे करते हैं, तो सैटेलाइट आधारित सिग्नल से करते हैं। एनएफसी टैग कम दूरी का वायरलेस संचार स्पर्श नेटवर्क होता है, स्पर्श या निकटता होता है। मेश वाईफाई सिस्टम क्या बोल रहा है, मेश वाईफाई सिस्टम पारंपरिक राउटर की तुलना में बेहतर घरेलू कवरेज प्रदान करता है। मेश वाईफाई एकल नेटवर्क को नोड का उपयोग करता है, जबकि वाईफाई फेड जोन में काम करता है। और गलत है, ये क्या है, तो मेश वाईफाई सिस्टम के पारंपरिक तुलना में राउटर की तुलना में बेहतर घरेलू कवरेज प्रदान करता है। ये बात सही है। आइए इसका डिटेल देखते हैं। मेश वाईफाई सिस्टम वास्तव में पारंपरिक राउटर की तुलना में बेहतर कवरेज प्रदान करता है। एक पारंपरिक राउटर की रेंज सीमित होती है। जो पारंपरिक राउटर होता है उसकी रेंज सीमित होती है या दीवारों या दूर के कारण घर में कुछ हिस्सों में इंटरनेट नहीं पहुंचा पाता है, जबकि मेश सिस्टम इन हेड जोन पर को ख़त्म कर डिज़ाइन किया गया है। मेश वाईफाई की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एकत्र नोड का उपयोग नहीं करता बल्कि एकाधिकार नोड का उपयोग करता है। इसमें एक मुख्य राउटर होता है जिसके साथ कई छोटे सैटेलाइट नोड्स होते हैं जो पूरे घर तक फैला होता है और सभी नोड आपस में जुड़कर एक जाल मेश बनाते हैं। अब आइए ईमेल आईडी को बनाने और उपयोग के संचालन का क्वेश्चन। ईमेल प्रोटोकॉल के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ईमेल प्रोटोकॉल के बारे में कौन सा कथन सही है। एसएमटीपी मेल भेजने के लिए उत्तरदायी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में ईमेल भेजने के लिए उत्तरदायी। ये बात तो बिल्कुल सही है। आइए अच्छा से इसका डिटेल पढ़ते हैं। ईमेल प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह है जो ईमेल भेजने, प्राप्त करने, संग्रहित करने के तकनीक को नियंत्रित करता है। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ईमेल संदेश भेजने के लिए जिम्मेदार है, जबकि POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल संस्करण 3 ईमेल सर्वर को संग्रहित इनबॉक्स तक पहुंच प्रदान करता है। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है। यह ईमेल सर्वर को ईमेल संदेश तक पहुंचने, उन्हें प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है। अब आइए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा 2025 का संगीत ईमेल डोमेन का उदाहरण था, तो Microsoft/team.net। कभी गलत है ये।
संगठित ईमेल एड्रेस प्राय डोमेन के नाम होता है जो वैध संस्थाओं को मिलते हैं, जैसे Microsoft.net। यह एक संगठित डोमेन का उदाहरण के लिए यह वैध डॉट होता। Microsoft.com यह सामान्य यह डोमेन होता है। फिर अगला आता है ईमेल का द्वितीयक उपयोगकर्ता। ईमेल को द्वितीयक प्राप्तकर्ता को ईमेल आईडी डैश के फील्ड दर्ज की जाती है तो सीसी में की जाती है। ईमेल भेजते समय अलग अलग फील्ड का उपयोग अलग अलग उद्देश्यों से करते हैं। जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं ना तो अलग अलग जगह पे अलग अलग उद्देश्य से भरते हैं, तो वही सबको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले टू, इसका मुख्य प्राप्तकर्ता को ईमेल एड्रेस लिया जाता है। सीसी या कार्बन कॉपी का संक्षिप्त रूप है। इसमें द्वितीयक प्राप्तकर्ता सेकेंडरी रिसिप्ट को ईमेल एड्रेस लिखा जाता है। फिर आता है बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी का संक्षिप्त रूप है। इसमें एक कॉपी भेजी जाती है, लेकिन बीसीसी जोड़े गए व्यक्ति को ईमेल पता अन्य प्राप्तकर्ताओं तक नहीं दिखाई देता है। फिर आता है ईमेल की विशेषताएं। सूची 1 और 2 को मिलाना है कि कौन कौन सी विशेषता किसकी है। सबसे पहले ऑटो रिस्पॉन्ड, आने वाली ईमेल को स्वचालित रूप से उत्तर देना, इसे ऑटो रिस्पॉन्ड कहते हैं। फिर आता है आर्काइव, संग्रह, ईमेल को बिना डिलीट किए इनबॉक्स में स्टोर करने के लिए ले जाता है, उसे आर्काइव या संग्रह कहते हैं। फिर होता है आपका मार्क एज रीड, पढ़े हुए के रूप में चिन्हित करना, ईमेल को पहले से देखे गए रूप में सेट करता है ये। फिर आता है फिल्टर या नियम, फिल्टर या रूल, यह क्या करता है मानदंडों के आधार पर ईमेल को स्वचालित रूप से फोल्डरों में व्यवस्थित करता है। फिर अगला क्या है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मजबूत ईमेल पासवर्ड का उदाहरण है। तो ये सबसे मजबूत है कि जहाँ पे नंबर, अल्फ़ाबेट और सिंबल साथ में हो। और हम लोग तो यूज़ क्या करते हैं 1 2 3 4 5 कॉमन पासवर्ड है इंडिया का। मजाक कर रहे थे, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मजबूत पासवर्ड वह होता है जिसका अनुमान लगाना किसी इंसान या कंप्यूटर प्रोग्राम जैसे कि बूट फोर्स अटैक के लिए कठिन है। पासवर्ड की विशेषताएं, विविधता, इसमें बड़े अक्षर अपर केस, छोटे अक्षर लोअर केस, नंबर और विशेष सिंबल जैसे @ होना चाहिए। लंबाई कम से कम 8 से 12 वर्णों का होना चाहिए। अनिश्चितता, कोई सामान्य शब्द या कीबोर्ड पैटर्न जैसे कि नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत जानकारी का अभाव जैसे नाम, जन्मतिथि या फ़ोन नंबर नहीं होना चाहिए। रे टॉमलिन ने किसका श्रेय दिया जाता है। तो सबसे पहला ईमेल भेजने के लिए रे टॉमलिन को किसका श्रेय दिया जाता है। तो सबसे पहला ईमेल भेजने का रे टॉमलिन को ईमेल का जनक कहा जाता है। रे टॉमलिन ने अमेरिकी कंप्यूटर प्रोग्राम थे जिन्होंने 1971 में ARPANET प्रणाली पर पहला नेटवर्क मुक्त ईमेल प्रोग्राम लागू करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने यूज़र के नाम से होस्ट कंप्यूटर को अलग से @ चिन्ह का उपयोग कर शुरू किया था और आज ईमेल एड्रेस का एक मानक हिस्सा है। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग करते हैं। तो प्राप्त करने के लिए देखिएगा, प्राप्त करने के लिए POP 3 करते हैं और भेजने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। और POP क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 है। ईमेल के प्रोटोकॉल, ईमेल भेजने और प्राप्त करने के नियम और प्रक्रिया। प्राप्त करने के लिए POP 3 और भेजने और प्राप्त करने के लिए POP 3 और IMAP 4 प्रोटोकॉल का उपयोग एक ईमेल सर्वर और ईमेल प्राप्त करने के लिए होता है। फिर अगला आता है ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथनों को पढ़े और सही विकल्प को चुने। यूजर और डोमेन @ चिन्हों द्वारा अलग किया जाता है। ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होता है, तो एक सही है। यूजर और डोमेन में @ चिन्ह द्वारा अलग की बात बिल्कुल सही है। केस सेंसिटिव ये बात गलत है। ईमेल में यूजर और डोमेन @ चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं और सभी ईमेल एड्रेस में @ चिन्ह को दाहिने भाग में डोमेन नेम में होता है और @ चिन्ह बाईं तरफ बाई और यूजर नेम में होता है। उदाहरण के लिए yctbook.gmail.com यह एक ईमेल एड्रेस है जहां yctbook का यूजर नेम है और जीमेल एक डोमेन नेम है। ईमेल केस संवेदी केस सेंसिटिव नहीं होता है। ईमेल का जो केस है वह संवेदी केस सेंसिटिव नहीं होता है। सभी अक्षर लोअर केस में होते हैं और ईमेल एड्रेस पढ़ने में आसान होता है और इसमें ऊपर अपर और लोअर केस भी बिना किसी त्रुटि के डेटा को संचार कर सकता है। ईमेल प्राप्तकर्ताओं को दूरस्थ सर्वर से ईमेल पुनरावृत्त करने के लिए कौन सी क्रियाविधि प्रदान की जाती है। तो POP सर्वर की जाती है। POP सर्वर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल पूरा नाम है, प्रोटोकॉल है जो ईमेल प्राप्त करने में सहायक होता है। यह प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मेल को पुनः प्राप्त करने में सहायता करता है।
ईमेल कम्युनिकेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग करते हैं? ईमेल कम्युनिकेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो SMTP, POP, IMAP का करते हैं। ईमेल कम्युनिकेशन के लिए SMTP, POP, IMP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। SMTP का पूरा नाम है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का मुख्य उद्देश्य सर्वर के माध्यम से संचार नियम स्थापित करना है। पीओपी का पूरा नाम है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यह ईमेल प्राप्त करने में सहायक होता है। यह प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मेल को पुनः प्राप्त करने का कार्य करता है। IMAP का पूरा नाम इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है। यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग मेल सर्वरों से मेल रिसीव करने के लिए किया जाता है। ईमेल होल्डर में कौन सा फील्ड शामिल होता है? ईमेल होल्डर में कौन कौन होता है? तो टू होता है, CC होता है, BCC होता है। ईमेल होल्डर में एक क्षेत्र में डेटा को ईमेल सामग्री को ईमेल कॉन्टैक्ट एरिया के रूप में महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज प्रदान करता है। ईमेल हेडर का वर्तमान में फील्ड में आते कौन कौन आता है? टू, CC, BCC सब्जेक्ट आता है। सेव इसके अंतर्गत नहीं आता है। SMTP का पूरा नाम क्या है? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। SMTP में सिंपल मेल ट्रांसफर संक्षिप्त रूप है। SMTP का उद्देश्य सर्वरों के मध्य संचार स्थापित करना है। SMTP सिर्फ ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। ईमेल के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो SMTP और POP का करते हैं। ईमेल प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह है जो क्लाइंट को मेल सर्वर सूचना सही ढंग से प्रसारित करने में मदद करता है। POP, SMTP और IMAP होता है। ये ईमेल प्रोटोकॉल का उदाहरण है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का संक्षिप्त रूप है। SMTP प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य सर्वरों के मध्य संचार नियमों को स्थापित करना है। SMTP माध्यम से हम इंटरनेट में एक दूसरे को मेल भेजने तथा रिसीव करते हैं। यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है तथा इसकी पोर्ट संख्या 25 है। POP का अर्थ होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यह ईमेल प्राप्त करने भेजने में सहायक होता है। यह प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल को पुनः प्राप्त करता रिट्रीव करने का कार्य करता है। यह नवीनतम संस्करण POP 3 है। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का संक्षिप्त रूप है। यह एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग ईमेल सर्वर में मेल रिसीव करने के लिए किया जाता है। IMAP प्रोटोकॉल का उपयोग POP 3 की तरह मेल सर्वर से मेल रिसीव करने के लिए किया जाता है। ईमेल में BCC का अर्थ क्या है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल में BCC का अर्थ ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ईमेल एड्रेस में निम्नलिखित में से किस चिन्ह का उपयोग करके यूजर को गेम यूजर नेम और डोनेम का नेम को अलग करता है? तो @ के तहत यूजर नेम और डोनेम को अलग करते हैं। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सेवा जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट में इलेक्ट्रॉनिक मोड से संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है? तो वो ईमेल है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल एक सर्विस है जो यूज़र को इंटरनेट पे इलेक्ट्रॉनिक मोड में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड ईमेल हेडर में उपलब्ध होता है? ईमेल हेडर में क्या उपलब्ध होता है? तो ईमेल हेडर में आपका फ्रॉम टू सब्जेक्ट होता है। सेव नहीं होता है। ईमेल एड्रेस में के भाग में यूज़र नेम और डोमेन नेम को अलग किया जाता है। @ के द्वारा। किसके द्वारा अलग होता है? @ के द्वारा अलग होता है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जाती है? आउटलुक संचालित की जाती है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा आउटलुक ईमेल सेवा संचालित की जाती है। माइक्रोसॉफ्ट का एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसका उपयोग मुख्य रूप से व्यवसायों के लिए एक ईमेल क्लाइंट के रूप में लोकप्रिय होने के बावजूद आउटलुक में कैडलिंग, कार्य प्रबंधन, संपर्क प्रबंधन, नोट ट्रैकिंग, जर्नल लीगिंग और वेब ब्राउज़र जैसे कार्यों में शामिल है। किसी उपयोगकर्ताओं को भेजे गए ईमेल उसके डैश होते हैं तो इनबॉक्स होता है। किसी उपयोगकर्ताओं के भेजे गए ईमेल उसके क्या होते हैं? इनबॉक्स में होता है। जब कोई ईमेल भेजा जाता है तो वह प्राप्तकर्ता रिसीविंग इनबॉक्स में पहुंचता है। इनबॉक्स का वह फोल्डर जहां उपयोगकर्ताओं को प्राप्त होने वाली सभी नए ईमेल आते हैं। सेट फोल्डर वह स्थान होता है जहां प्रेषक सेंडर द्वारा भेजे गए ईमेल संग्रहित किया जाता है।
फिर आता है कौन सा प्रोटोकॉल यह निश्चित करता है कि ट्रांसमिशन के दौरान ईमेल कनेक्टेड एन्क्रिप्टेड रहे, तो कौन करता है? एसएमटीपी ओवर टीएलएस। टीएलएस होता है, ये टीएलएस करता है। जब टीएलएस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी का उपयोग एसएमटीपी के साथ किया जाता है तो यह ईमेल ट्रांसमिशन को एन्क्रिप्ट करता है, जिससे डेटा को सुरक्षित रूप से भेजा जा सकता है। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन यह अपने मूल रूप से संरचित नहीं है। फिर आता है नेटवर्क में ईमेल सर्वर को ईमेल पुनः प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो POP3 का प्रयोग करते हैं। नेटवर्क में ईमेल सर्वर को ईमेल पुनः प्राप्त करने के लिए POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। POP3 यूजर को मेल सर्वर से ईमेल के डाउनलोड करने, स्थानीय रूप में स्टोर करने अनुमति देता है, जब एसएमटीपी मेल सर्वर भेजने और फॉरवर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर आता है जब मेल सर्वर अन्य मेल सर्वरों को भी मेल भेजता है तो यह डैश बन जाता है, तब यह क्या बन जाता है? तब यह एसएमटीपी क्लाइंट बन जाता है। एसएमटीपी के अंतर्गत जब एक मेल सर्वर सॉरी ठीक से होना भाई, हाँ। एसएमटीपी के अंतर्गत जब एक मेल सर्वर दूसरे मेल सर्वर को मेल भेजता है तो भेजने वाला सर्वर एसएमटीपी क्लाइंट के रूप में कार्य करता है। इसी समय प्राप्त होने वाला सर्वर एसएमटीपी सर्वर के रूप में कार्य करता है और इस प्रक्रिया को एसएमटीपी सर्वर मेल प्राप्त करने तथा प्रोसेस करने का कार्य करता है। फिर आता है एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यह मुख्यतः सर्वरों के बीच ईमेल ट्रांसफ़र करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि IMAP तथा POP3 प्रोटोकॉल उपयोगकर्ताओं को ईमेल प्राप्त करने में मदद करता है। प्रत्येक प्रोटोकॉल ए में उसके प्राथमिक कार्य प्रणाली कॉलम बी को मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। एसएमटीपी सर्वरों के बीच ईमेल भेजने के लिए प्रोटोकॉल है। एसएमटीपी क्या करता है? एसएमटीपी सर्वरों के बीच ईमेल भेजने के लिए प्रोटोकॉल है। IMAP क्या है? यह सर्वर पे ईमेल पुनः प्राप्त करने और सिंक्रोनाइज करने के प्रोटोकॉल है। ईमेल सर्वरों पे पुनः प्राप्त करने, सिंक्रोनाइज करने का प्रोटोकॉल है। POP3 क्या है? तो ईमेल डाउनलोड करने के लिए प्रोटोकॉल है। अक्सर इन्हें सर्वर से हटाते हुए यूज़ करते हैं। फिर आता है MIME मल्टीमीडिया ईमेल संदेशों को फॉर्मेट में करने के लिए मानक है। ईमेल प्रेषकों को प्रमाणिकता को सत्यापित करने के लिए डोमेन के रूप में अधिकृत मेल सर्वर निर्दिष्ट करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार का DNS रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार का DNS का रिकॉर्ड का प्रयोग किया जाता है? तो SPF रिकॉर्ड स्टोरेड एज ए TXT फोल्ड रिकॉर्ड, TFF रिकॉर्ड TXT रिकॉर्ड में संग्रहित है। SPF सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क रिकॉर्ड एक TXT रिकॉर्ड के रूप में जोड़ा जाता है, जो एक निर्दिष्ट करता है कि ईमेल सर्वर में IP एड्रेस उस डोमेन में ईमेल भेजने के लिए अधिकृत है। यह ईमेल स्पूफिंग और फिशिंग को रोकने में मदद करता है। हालांकि MX मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड का उपयोग ईमेल प्राप्त करने सर्वर को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है, न कि प्रेषक को प्रमाणित या स्थापित करने के लिए। फिर आता है संदेश भेजने के लिए ईमेल क्लाइंट को कॉन्फ़िगरेशन करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए कि आउटगोइंग ईमेल संचार इनक्रिप्टेड है, कौन सा प्रोटोकॉल उसके सुरक्षित संस्करण में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? कौन सा करते हैं? तो वो करते हैं SMTP और TLS करते हैं। ईमेल भेजते समय SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, लेकिन सुरक्षित संचार कॉन्फ़िगरेशन के लिए SMTP TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें TMPS सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल स्क्वायर कहा जाता है। फिर आता है आप ईमेल को किस प्रकार फाइलें संकलन कर सकते हैं। आप ईमेल के किस प्रकार के फाइलों को संकलन कर सकते हैं? तो कोई भी फाइल जैसे फाइल फॉर्म में रखा जा सकता है। ईमेल में किसी भी प्रकार के फाइल को संकलन किया जा सकता है, जैसे कि PDF, डॉक्स, MP3, वेब, MP4, ABI, ये सभी आपका ईमेल में संग्रहित हो सकते हैं। छवि जैसे JPG, PNG फाइल, जीप होता है, प्रोटेशन, PPT आदि भी हो सकता है। हालांकि कुछ ईमेल सेवाएं सुरक्षा कारणों से कुछ विशेष प्रकार की फाइलें जैसे .bat जैसे ब्लॉक कर देती है, लेकिन सामान्य रूप से कोई भी फाइलें जिसे डिजिटल रूप में सहेजा जा सकता है वह ईमेल में संकलन की जा सकती है।
अगला आता है ईमेल का प्राथमिक प्राप्तकर्ताओं को पता चले बिना दूसरों को कॉपी करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो BCC का, ब्लाइंड कार्बन कॉपी का। ईमेल की प्राथमिक प्राप्तकर्ता को पता चले बिना दूसरों को कॉपी करने के लिए ब्लाइंड कार्बन कॉपी BCC का उपयोग किया जाता है। BCC में जो भी ईमेल एड्रेस डाला जाता है उसकी जानकारी 2 या कार्बन CC को डाले गए लोगों को नहीं लगता है। फिर आता है ईमेल स्वरूपन के संबंध में सॉफ्टवेयर आउटलुक का क्या सुविधा प्रदान है। क्या सुविधा प्रदान है सॉफ्टवेयर आउटलुक में, क्या सुविधा प्रदान है, तो यह ईमेल के संपादक के रूप में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करता है। या ईमेल संपादक के रूप में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग करता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ईमेल संप्रेषण का कोई सुविधाएं प्रदान करता है, जिसमें कि एक प्रमुख सुविधा यह है कि यह ईमेल संपादक के रूप में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करता है। ईमेल अटैचमेंट भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम और सर्वोत्तम मानक है, तो MIME है, मिनिमम पर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन है। ईमेल द्वारा मल्टीमीडिया कंटेंट जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो अटैचमेंट फाइलें भेजने के लिए नवीनतम और सर्वोत्तम मानक है। अनक्रेमिंग बिनहेक्स पुराने तरीके थे जब वह बहुत उपयोग किए जाते थे। अब आ जाइए, अगला चैप्टर है प्रिंटर, टेबल और मोबाइल संचार। ये आखिरी आज का वीडियो का है। प्रिंटर टेबल के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर को, प्रिंटर टेबल के दौरान गैर प्रभाव वाले क्या लिखा है, प्रिंटर के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करता है। वे कागज के प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक, गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है, तो कौन, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर नहीं, बाकी थर्मल, इंकजेट और लेजर है। डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट प्रिंटर, क्या लिखा है, डॉट मैट्रिक्स एक इम्पैक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स कहता है एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। अतः यह प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करता है। इस प्रिंटर के लिए प्रिंट हेड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है और प्रत्येक पिन में रिबन और कागज को स्पर्श में एक डॉट छिपाता है और अनेक डॉट मिलकर एक कैरेक्टर बनाते हैं। डेली व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम आदि इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। फिर आता है DPI। DPI का मतलब क्या होता है, DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच। डॉट पर इंच होता है। यह प्रिंटर और डिजिटल इमेजिंग के रिजोल्यूशन मापने की एक इकाई है। यह DPI का मतलब है कि इमेज में ज़्यादा डॉट्स होते हैं जिससे वह अधिक स्पष्ट और विस्तृत दिखाई देता है, या अधिक स्पष्ट और विस्तृत दिखाई देता है। कौन सी विशिष्ट वितरण भाषा उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटिंग आउटपुट में सबसे अधिक जुड़ी है, विशेष रूप से लेजर प्रिंटर से, तो वो है पोस्टस्क्रिप्ट में। पोस्टस्क्रिप्ट एक पृष्ठों की विवरण भाषा, पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज PDL है, जो विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर आउटपुट के लिए डिज़ाइन किया गया। यह प्रोग्रामिंग भाषा है जो पृष्ठ और टेक्स्ट, ग्राफिक्स और इमेज को सटीक रूप से दर्शाने के लिए उपयोग की जाती है। किस प्रकार का प्रिंटर नोजल के माध्यम से स्याही को छिड़कता है, तो कौन करता है, तो वो इंकजेट प्रिंटर करता है। इंकजेट प्रिंटर के माध्यम से स्याही में इंकों की बूंदों को कागज में छिड़क कर छिपाई की जाती है। या प्रिंटिंग तकनीक थर्मल और पेइजो इलेक्ट्रिक विधियों का उपयोग करके स्याही को नियंत्रित करता है, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंट संभव है। करेक्टर इम्पैक्ट प्रिंटर अक्सर किस प्रकार का प्रिंटर हेड का उपयोग करता है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हेड का, किस प्रकार का, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हेड का प्रयोग करता है। करेक्टर इम्पैक्ट प्रिंटर आमतौर पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हेड का उपयोग करता है। यह प्रिंटर एक रिबन के माध्यम से कागज पर अक्षरों या ग्राफिक्स को मुद्रित करने के लिए छोटी पिन का उपयोग करता है, जिसमें एक इम्पैक्ट प्रिंटिंग तकनीक बन जाती है। गैर प्रभाव प्रिंटिंग द्वारा चित्र बनाने के लिए किन तकनीकों का प्रयोग करते हैं, गैर प्रभाव प्रिंटर बनाने के लिए किस प्रकार तकनीक का प्रयोग करते हैं, तो लेजर तकनीक का, इंकजेट स्प्रे और इलेक्ट्रोस्टैटिक विधियों का करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा चित्र बनाने के लिए जिन तरीकों का उपयोग किया जाता है, मुख्य रूप से लेजर तकनीक, इंकजेट स्प्रे और इलेक्ट्रोस्टैटिक विधियां शामिल हैं। लेजर प्रिंटर में घूमते हुए ड्रम का चार्ज वितरण क्या बनाता है, तो लेजर बीम बनाता है। लेजर बीम और घूमते हुए ड्रम का चार्ज वितरण को क्या बनाता है, तो लेजर बीम बनाता है। लेजर प्रिंटर एक फोटो कंडक्टिंग ड्रम होता है जो घूमता है। यह ड्रम शुरुआत में एक समान ऊर्जा को अवशोषित किए जाता है, फिर एक लेजर बीम ड्रग में उस स्थान को डिस्चार्ज
डिस्चार्ज करता है जहाँ पे इमेज को टेक्स्ट प्रिंट करना है। यह प्रक्रिया से ड्रम एक विद्युत छवि इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज बनाती है। यह टोनर आकर्षित करता है और बाद में वह टोनर कागज पर स्थानांतरित और फ्यूज किया जाता है। इसलिए घूमते हुए ड्रम पर चार्ज वितरण लेजर बीम द्वारा बनाया जाता है। उच्च गुणवत्ता वाला प्रिंटर कैसे अधिक सहज पैटर्न बनाता है? कैसे सहज अधिक पैटर्न बनाता है? तो यह आसान बिंदुओं को ओवरलैप करने की अनुमति देने के लिए बिंदुओं की स्थिति को स्थानांतरित करते हैं करके उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर अधिक सहज पैटर्न बनाने के लिए डिथरिंग और बिंदु स्थानांतरण डॉट प्लेसमेंट जैसी तकनीक का उपयोग करते हैं। यह तरीके आसन बिंदुओं डॉट्स को इस तरह व्यवस्थित करती है कि यह ओवरलैप हो सके, जिससे लोगों को टोन की सहज बदलाव स्मूथ ट्रांजेक्शन प्राप्त होते हो। अगला है प्रिंटर प्रकार। इस दोनों को मिलाना है। प्रिंटर का प्रकार है, आइए मिलाते हैं। इंकजेट क्या है? इंकजेट यह कागज पे तरल स्याही की बूंदों को स्प्रे करता है। इंकजेट क्या करता है? जेट नियन। जेट कैसे करता है? स्प्रे करता है ना, उसी तरह कागज पे तरल स्याही की बूंदों के रूप में स्प्रे करता है। लेजर क्या करता है? टोनर पाउडर का उपयोग करके उच्च गति की छपाई करता है लेजर। फिर आता है डॉट मैट्रिक्स। कौन आता है? डॉट मैट्रिक्स। इम्पैक्ट प्रिंटर जो पिन का उपयोग करके स्याही रिबन को स्ट्राइक करता है वो डॉट मैट्रिक्स है। 3D प्रिंटर क्या करता है? भौतिक तियामी वस्तुएं बनाता है। आइए अब टैबलेट के हम लोग कुछ क्वेश्चन देखें। मोबाइल टैबलेट स्क्रीन के प्रकार के सूचियों को मिलाना है। एमोड पहला क्या है? ये जूनियर असिस्टेंट का क्वेश्चन आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिर हम लोग के लिए। एमलॉड क्या है? एमलॉड एमोलेड विविध रंग वास्तविक काले सफ़ेद लिपिटिक्स होते हैं और एमोलेड स्क्रीन प्रत्येक पिक्सल स्वयं प्रकाशित करता है, जिसमें बेहतर रंग गहरा काला रंग मिलता है और बिजली की कम खपत करता है। फिर आता है आपका एलसीडी। ब्लिकलिट बजट डिवाइस आम है। एलसीडी स्क्रीन को प्रकाशित करने के लिए एक अलग बैकलाइट की आवश्यकता होती है और ये आमतौर पे एमोलेड की तुलना में कम महंगे होते हैं। फिर आता है रेटिना डिस्प्ले। रेटिना डिस्प्ले उच्च पिक्सल स्टोरेज एप्पल होती है। ये रेटिना डिस्प्ले एप्पल द्वारा अपने उपकरणों के लिए बनाया गया एक मार्केटिंग शब्द है जो ऐसे स्क्रीन को संदर्भित करता है जिसमें पिक्सल घनत्व इतना अधिक होता है कि सामान्य देखने की दूरी व्यक्तिगत पिक्सल में नग्न आंखों के पहचानना मुश्किल होता है। फिर आता है ई लिंक। कम शक्ति रीराइड में प्रयुक्त होता है। ई लिंक डिस्प्ले बहुत कम बिजली का उपयोग करते हैं और कागज जैसे प्रभाव पैदा करते हैं जो इन्हें रीडर जैसे कि किंडल जैसे आदर्श बनाता है। लिथियम आयरन बैटरी के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। लिथियम आयरन बैटरी के संदर्भ में 2 और 3। चलिए, लिथियम आयरन बैटरियों का व्यापक रूप से लैपटॉप, मोबाइल फोन, ई बाइक, ई स्कूटर, पावर टूलों में प्रयोग किया जाता है। लिथियम आयरन बैटरी बहुत ज्वलनशील हो जाती है। लिथियम आयरन बैटरी बहुत ज्वलनशील हो जाती है। लिथियम आयरन बैटरियों का संबंध कथन 2 और 3 से जब किया गया, क्योंकि लिथियम आयरन बैटरी रिचार्जेबल होती है और गैर रिचार्जेबल बैटरियों में लिथियम धातु बैटरियों का उपयोग करते हैं। लिथियम आयरन बैटरी लैपटॉप, मोबाइल, ई वाहन आदि में व्यापक रूप से प्रयोग होता है और आग लगने का खतरा होता है। अगला है टैबलेट का महत्वपूर्ण हार्डवेयर विशेषता क्या है? यह टच स्क्रीन इंटरफेस होता है। टैबलेट में एक महत्वपूर्ण हार्डवेयर विशेषता क्या है? यह टच स्क्रीन का इंटरफेस होता है। टैबलेट सबसे महत्वपूर्ण हार्डवेयर विशेषता टच स्क्रीन इंटरफेस है। टैबलेट मुख्य रूप से टच स्क्रीन के माध्यम से संचालित होता है। टच स्क्रीन के माध्यम से संचालित होता है। फिर आता है मोबाइल और संचालन के लिए। मोबाइल उपकरणों के हैप्टिक फीडबैक सक्षम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा घटक महत्वपूर्ण है? हैप्टिक फीडबैक सक्षम करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण घटक है? तो यह कैपेसिटिव टच स्क्रीन है। क्या है? तो कैपेसिटिव टच स्क्रीन है। हैप्टिक फीडबैक एक तकनीक है जो इस पर संवेदनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए कंपन वाइब्रेशन का प्रयोग करता है। मोबाइल कंपनों के लिए यह सुविधा मुख्य रूप से वाइब्रेशन मोटर द्वारा सक्षम होती है जो उपयोगकर्ताओं को कंपन के माध्यम से स्पर्श इनपुट की पुष्टि करने में सहायता करती है, उपयोगकर्ताओं से संबंधित डेटा संग्रहित करता है और जीएसएम मोबाइल संचार के लिए ग्लोबल सिस्टम मोबाइल सिस्टम के रूप में भी प्रासंगिक है। तो वो क्या है? तो सिम है। सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मॉड्यूल है। सिम का मतलब होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मॉड्यूल। यह एक छोटा सा चिप कार्ड होता है जो आपके मोबाइल फ़ोन में लगता है। सिम कार्ड नेटवर्क सेवा प्रदान करने वाली कंपनी से जुड़ा है जिसके माध्यम से मोबाइल नंबर, कॉलिंग, मैसेजिंग, इंटरनेट सेवाएं काम करती है। फिर आता है 1 और 2 को मिलाना है। आइए, सेलुलर नेटवर्क। सेलुलर नेटवर्क क्या होता है? सेलुलर नेटवर्क
सेलुलर नेटवर्क मोबाइल फ़ोन के लिए वैश्विक कवरेज देता है। सेलुलर नेटवर्क क्या करता है? मोबाइल फ़ोन के लिए वैश्विक कवरेज देता है। वायरलेस हॉटस्पॉट कैफ़े और हवाई अड्डे जैसे सार्वजनिक स्थानों पर वायरलेस इंटरनेट एक्सेस देता है। सैन वायरलेस नेटवर्क टेक्निकल अभियानों के लिए स्वनिहित नेटवर्क है। फ्लिप्ड वायरलेस संचार के लिए टैक्सियों के ट्रकों और डिलीवरी वाहनों द्वारा उपयोग किया जाता है। फ्लिट वायरलेस। फिर आता है आपका कॉलम और एक और दो को मिलाना है। फिर आता है फिक्स्ड वायर नेटवर्क, विभिन्न संचारों के बीच वायरलेस संचार करता है। मोबाइल वायरलेस नेटवर्क चलते समय कनेक्टिविटी की अनुमति देता है, जैसे कि कार और विमान में। फिर आता है वायर्ड नेटवर्क, केबल इथरनेट केबल जैसे भौतिक कनेक्शन आवश्यकता होती है वायर्ड नेटवर्क में। फिर आता है वायरलेस मॉडेम, लैपटॉप को वायरलेस तरीके से इंटरनेट से कनेक्ट करने में सक्षम होता है। एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? तो वो करते हैं हम लोग कोटेन का। किसके लिए? कोटलिन एंड्रॉयड ऐप डेवलप करने की आधिकारिक भाषा है। कोटलिन एंड्रॉयड ऐप को डेवलप करने की आधिकारिक भाषा अपनाई गई है। इसके अतिरिक्त जावा भी एक प्रमुख भाषा जिसका उपयोग एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए किया जाता है। जबकि स्विफ्ट और ऑब्जेक्ट सी मुख्य रूप से iOS ऐप को डेवलप करने के लिए किया जाता है। पर्ल का उपयोग सामान्य रूप से स्क्रिप्ट और टेक्स्ट को प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। अब अगला चैप्टर आता है MS वर्ड और एक्सेल, जो हम लोग अगला वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।